हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हम अपने इस कक्षा में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के मद्देनज़र मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इतिहास का फॉर्मेटिंग बैच चला। क्योंकि अभी क्लासेस हमारी डेमो में चल रही हैं तो हम अभी आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम इस पर आपका जो क्लासेस हैं वो रेगुलर क्लासेस रहेंगी। तो आज हम एक टॉपिक लेते हैं। वो टॉपिक इल्तुतमिश के ऊपर है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापनाकर्ता बताया जाता है। इसके संबंध में चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी था कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापनाकर्ता इल्तुतमिश था। विश्लेषण करेंगे। आप इस प्रश्न को जब लिखेंगे तो इस प्रश्न को 200 शब्द में या 250 शब्द में यह प्रश्न आपको लिखने को मिलेगा। कैसे आप इसको बहुत अच्छी ढंग से कवर कर सकते हैं? वो ऐसा है कि जब आप इसको कवर अप करेंगे तो पॉइंट वाइज सारी चीज़ों को आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको लेक्चर इसके संबंध में दे रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसे इसको आपको फ्रेम करना। इल्तुतमिश इलक खान का लड़का था और यह प्रारंभिक जो इसका जीवन था, एक समृद्धशाली परिवार में इसका जन्म हुआ था। गरीब नहीं बल्कि समृद्धशाली परिवार में इसका जन्म हुआ था। बदायूनी इसके बारे में बहुत अच्छा स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि चूंकि चंद्रग्रहण की रात में पैदा हुआ था इसलिए इसका नाम इल्तुतमिश पड़ा। हालांकि अन्य जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि इल्तुतमिश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो राज्य का स्वामी होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम मुगल काल में जहांगीर और आलमगीर जैसे शब्द इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं या होते हैं। प्रारंभिक जीवन इसका संघर्ष में ही कर सकते हैं क्योंकि इसके ईर्ष्यालु भाइयों ने इसे जो की है बाज़ार में बेच दिया था, गुलामों के बाज़ार में, जहाँ पर जमानुद्दीन चुस्तकबा नामक एक व्यक्ति था, उसने इसको ख़रीदा और इसको लेकर गजनी के बाज़ार में गया। गजनी के बाज़ार में वहाँ पर जब गौरी ने इसकी प्रतिभा को देखा तो इसको खरीदने के लिए जो बोली लगाई उससे चुस्तकबा अस्वीकार उसको अस्वीकृत कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं इतने में इसको नहीं बेचूंगा। मेरे ख्याल से 1000 स्वर्ण मुद्रा इसकी कीमत लगाई गई। बाद में गौरी ने अपने बाज़ार में, गजनी के बाज़ार में इसको बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। जो कैंडिडेट यूजीसी नेट के हैं वो इसको ध्यान देंगे, लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे कि इसको गजनी के बाज़ार में बेचने पर पाबंदी लगा दी गई थी। बाद में ऐबक ने गौरी के अनुमोदन पर बाद में जो अनिलवाड़ की लूट हुई थी, उस अनिलवाड़ की लूट से इसे लगभग 1 लाख जीतल में खरीदा था। अपने होनहार प्रवृत्ति, अपने विलक्षण प्रतिभा के कारण ये जल्द ही जो की है इसको एक तरीके से शाही अंगरक्षकों का प्रधान बना दिया जाता है। आपको बता दें कि इल्तुतमिश को 5 बार बेचा और खरीदा गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को ही कहा गया है। ठीक है। अब इल्तुतमिश अपने 1 बाय 1 अपनी सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ चला जाता है और आगे चल के हम देखते हैं इसे ग्वालियर का किलेदार, अमीर शिकार जैसा पद दिया गया। आपको एक चीज़ यहाँ पर और बताएंगे, शासक बनने से पहले ये बदायूं का इक्ता, हालांकि पहली इक्ता इसे बरन की दी गई थी और दूसरी इक्ता इसे बदायूं की दी गई थी। तो आप इस तथ्य से मुकर नहीं सकते हैं कि भारत में इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। जब ये स्वयं बदायूं का इक्तेदार था तो ये कैसे जो कि है इक्तादारी व्यवस्था भारत में शुरू कर सकता है? आपको बता दें, भारतीय उपमहाद्वीप में इक्ता व्यवस्था की नींव डालने वाला जो व्यक्ति था वो था मोहम्मद गोरी, क्योंकि उसी ने ऐबक को और ऐबक ने बाद में इल्तुतमिश को इसकी बरन की और बाद में बदायूं का इक्तेदार इसे बनाया। उस समय बदायूं की जो इक्ता थी वो काफ़ी प्रभावशाली इक्ता थी। फिलहाल ये अपने उन्नति के शिखर को आगे बढ़ता हुआ निकलता है और आगे चल के हम देखेंगे कि खोखरों के साथ जो गोरी का संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में इसकी प्रतिभा को देखते हुए गोरी ने ऐबक को आदेश दिया कि तुम फिलहाल इस व्यक्ति को दास्ता से मुक्त करो। और ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि जो मालिक है वो स्वयं दास है, लेकिन उसने अपने दास को दासत्व से मुक्त कर दिया।
ये बहुत बड़ी घटना भारतीय इतिहास में आपको देखने को मिलेगी। और ऐबक इसे अपना पुत्र भी कहता था। फिलहाल उसने अपनी पुत्री की शादी भी इससे की, और ऐबक की मृत्यु के बाद यह जो की है एक तरीके से इसकी गद्दी का दावेदार था, लेकिन इसने कभी भी गद्दी पर अपनी दावेदारी की पुष्टि नहीं की। ऐबक की मृत्यु के बाद तुरंत आरामशाह गद्दी पर कब्जा करता है, और असंतुष्ट अमीर जो हैं वो इल्तुतमिश को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप इस गद्दी को संभालिए। और अंत में जूत की लड़ाई होती है। इस जूत की लड़ाई में आरामशाह को इल्तुतमिश हराता है, और हराने के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर काबिज होता है। अब यहाँ पर इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने समस्याएं ये थी कि पहला, चूँकि ऐबक ने जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, जो ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया था, वो एक तरीके से बहुत ही सशक्त नहीं था। वो कहीं ना कहीं एक ढीला ढाला तंत्र था, बहुत ही बिखरा हुआ मैं कह सकता हूँ मेरे विचार में। इल्तुतमिश को ये साम्राज्य जो मिला हुआ था, उस साम्राज्य को सुव्यवस्थित ढंग उसे जो की है प्रदान करना। कैसे करता? उसने अपने शासनकाल में 26 वर्ष का जो उसका शासनकाल था, उसमें उसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक, 1211 से लेकर 1220 तक उसने अपने विरोधियों का दमन किया। इसके बाद उसने मंगोलों के आक्रमण से अपने आप को रक्षित किया, और तीसरा उसने अपने शासनकाल में जो अपने राज्य को सुव्यवस्थित किया। उसके 3 शत्रु थे, गजनी में यल्दौज, दूसरा नसरुद्दीन कुबाचा जो मुल्तान और सिंध का था, और तीसरा शासक उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था बंगाल में अली मर्दान खान। ये तीनों जो की थे उसके सबसे बड़े शत्रु के रूप में उभर रहे थे, और ये बात को अच्छी तरीके से जानता था। फिलहाल और दूसरी ओर कुतुबी और मुअज्जिम मलिक जो गद्दी के लिए संघर्ष कर रहे थे, अपने अपने व्यक्ति को बिठाने की चाहत थी। तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले क्या किया, यल्दौज को जो की है सबसे पहले उसको डील किया, देखते हैं क्या है। और यल्दौज के साथ उसको मौका तब मिला जब यल्दौज ने उसको एक मातहत शासक के भांति दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार करने की बात कही, और उसे जो की है एक तरीके से दोयम दर्जे का समझते हुए अपने कुछ निशानियां भेजी, जिससे इल्तुतमिश कुपित हुआ, और दोनों के मध्य तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में हुआ। और इस 1216-17 की लड़ाई में यल्दौज पराजित होता है, और बाद में उसे बदायूं में जहर दे दिया जाता है, वो मर जाता है। यल्दौज का किस्सा ख़त्म हो गया, और ये एक टर्निंग पॉइंट था दिल्ली सल्तनत के लिए, क्योंकि यहाँ पर यल्दौज के मरने के बाद गजनी से भारतीय जो सीमा परिक्षेत्र है, दिल्ली सल्तनत है, उसका संबंध हमेशा के लिए विच्छेद हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। एक हास्यास्पद स्टेटमेंट यहाँ पर आता है कि यल्दौज जब इल्तुतमिश के पास अपने शासक के जो एक शासक अपने मातहत शासक को निशानियाँ भेजता है, तो इल्तुतमिश कहता है कि गौरी और गजनियों का ज़माना गया। ठीक है, गौरी और गजनियों का ज़माना गया, ये ज़माना वो नहीं है जब तुम मुझे ये निशानियाँ भेज रहे हो और ये बता रहे हो कि गद्दी पे तुम्हारा अधिकार है। फिलहाल दूसरी जो समस्या थी वो कुबाचा की थी। कुबाचा के साथ भी युद्ध होना निश्चित हुआ, और चिनाब किनारे मंसूरा का युद्ध हुआ। इस मंसूरा के युद्ध में आपको बता दें कि यहाँ पर कुबाचा हार जाता है, और अंत में सिंधु नदी में कूद के आत्महत्या कर लेता है। अब इस प्रकार दोनों कांटों से इल्तुतमिश को मुक्ति मिल गई। तीसरी समस्या बंगाल की थी, लेकिन 1221 तक आते आते एक नई समस्या सामने आई, वो थी चंगेज़ खान की। चंगेज़ खान मूल नाम तेमुचीन, ये खुदा का अभिशाप भी था, कहर भी कहा जाता है। तेमुचीन जो था, जो कहा जाता है, जो पैदा हुआ था तो हाथ में मांस के लोथड़े लेकर पैदा हुआ था। जो पैदा हुआ था तो हाथ में मांस के लोथड़े लेकर पैदा हुआ था, और सबसे अधिक दुर्दांत अगर का आक्रमणकारी कहा जाए तो उसका सामना इल्तुतमिश से हुआ। और इल्तुतमिश इस बात को जानता था कि यदि मैंने कोई भी गलती यहाँ पे करी तो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत का सफाया हो जाए, क्योंकि उसका शत्रु ज़ालुद्दीन मंग बर्नी वो उसका पीछा करते हुए जो कि है दिल्ली सल्तनत की सीमा तक चला आता है, सिंध तक चला आता है। उसने अपना जो मंग बर्नी है, यहाँ पर आपको बता दें, ज़ालुद्दीन मंग बर्नी जो है वह एक तरीके से अपना एक दूत भेजता है इल्तुतमिश के पास। उससे ये कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मुझे शरण दो। और चूँकि इल्तुतमिश चंगेज़ खान के कहर से अच्छी तरीके से वाकिफ़ था, दिल्ली सल्तनत अभी एक शैशवावस्था में थी, तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने उसके दूत ऐन मुल्क का
वध करवा दिया और उसने उससे कहलवाया कि ये कह दो कि दिल्ली की जलवायु उसके लिए अच्छी नहीं है। इस प्रकार जो है उसने चंगेज़ खान जब उसकी इस तटस्थता को देखता है तो कहीं ना कहीं उसका मान सम्मान करता है और अंत में वो निकल जाता है। अब इल्तुतमिश का ध्यान आता है अपनी जो सत्ता है उसको बचाना। उसकी सत्ता कैसे बचेगी जबकि दरबारी खींचतान काफ़ी चल रही थी। दरबारी खींचतान में कुतुबी मुअज़्ज़िम मलिक जो मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन साम उर्फ शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के ग़ुलाम थे, और दूसरे थे कुतुब मलिक। जो कुतुबी मलिक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ग़ुलाम थे, जो दोनों नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे, वो अपने अपने व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। इल्तुतमिश के लिए एक संकट का काल था, तो उसने क्या किया, अपने विश्वास पात्रों का दल बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी कहा गया। तुर्कान चहलगानी का सबसे पहला उल्लेख इसामी की पुस्तक फुतुवस सलातीन में मिलता है। ये पुस्तक आप लोग इसलिए भी ध्यान रखिएगा क्योंकि सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग फुतुवस सलातीन में ही मिलता है। दूसरी बात आपको बताएं कि फुतुवस सलातीन में ही चरखे का सबसे पहला उपयोग मिलता है। सबसे पहला प्रयोग या सबसे पहला उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो फुतुवस सलातीन में ही मिलता है, और वो इसामी ही लेखक है जो ये कहता है कि रज़िया का याकूत के साथ अनैतिक संबंध था। ये इसी पुस्तक में ही आपको पता चलेगा। वो कहता है कि रज़िया, इससे अच्छा है कि रज़िया चरखे चलाए, इससे अच्छा है कि रज़िया चरखे चलाए, ये स्टेटमेंट इसका मिलता है। फिलहाल इसामी की फुतुवस सलातीन में हमें 40 गुलामों के बारे में 40 जो तुर्कान चहलगानी का उल्लेख मिलता है, लेकिन मिन्हाजुश शिराज अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में वो केवल 25 अपने पुस्तक की 22वें अध्याय में वो केवल 25 अमीरों का ही उल्लेख करता है। ठीक, आपसे हो सकता है क्वेश्चन आया भी है कि तबकाते नासिरी किसकी पुस्तक है और तबकाते नासिरी में कितने गुलामों की जो वंशावलियाँ या उनका उल्लेख किया गया है, तो वो अब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने जो तुर्कान चहलगानी का गठन किया, उसके गठन का मूल उद्देश्य था कि वो अपने विश्वास पात्रों को वो पद दे और जल्दी से उनको मतलब उनको उन्नति प्रदान करके उच्च ओहदे पर ले जाए। जैसा उसने सोचा उसने वैसा ही किया, और जब उसने अपने विश्वास पात्रों का दल बना लिया तो इन लोगों को क्या किया, दरकिनार कर दिया। धीरे धीरे उसने शासन सत्ता पर अपना जो कब्जा है वो बना लिया। अब दूसरी बात ये समझ में आती है कि जब उसने दरबारी स्थिति अपनी मजबूत कर ली तो समस्या एक और थी कि भाई हमें इस नवगठित साम्राज्य को एक प्रशासनिक मशीनरी भी देनी थी। प्रशासनिक मशीनरी में उसने भारत में सबसे पहले इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इक्ता प्रथा क्या है, मैं इस पर आपको अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि इक्ता प्रथा का सबसे पहला उल्लेख निज़ामुल तूसी की पुस्तक सियासतनामा में मिलती है। इस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इक्ता प्रथा, मध्यकालीन भारत की मनसबदारी प्रथा जो मुगलों के समय शुरू हुई, इसके बाद आपकी विजयनगर में चलने वाली नायनकार व्यवस्था क्या थी, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन में प्रशासनिक इसमें आपको करना। यहाँ पर हम लोग इक्ता की चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि इक्ता को सबसे पहले भारत में मैंने आपसे कहा था कि मोहम्मद गोरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में इक्ता की शुरुआत की थी, लेकिन दिल्ली वाले सेक्शन में जब चूँकि 1211 में लाहौर की राजधानी दिल्ली आ गई, इल्तुतमिश ने 1211 में राजधानी दिल्ली ला दी। यहाँ पर अब इन क्षेत्रों में जो इक्ता व्यवस्था शुरू करने का श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। उसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और 2000 इक्तादारों की वहाँ पर नियुक्ति प्रदान की। साथ ही साथ उसके द्वारा चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का था उसको शुरू किया, तांबे का जितल शुरू किया। इस प्रकार उसने एक मौद्रिक प्रणाली शुरू करके भारतीय मतलब जो दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था को एक आधार प्रदान करने का प्रयास किया। प्रशासनिक मशीनरी में जस्ट मैंने बताया इक्ता प्रथा की शुरुआत करी। तो इस प्रकार उसने दिल्ली सल्तनत को स्टेबल करने का प्रयास किया। आपको बताएं कि इन सब कार्रवाइयों के साथ साथ उसने अपने सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी ध्यान में रखा। सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में आपको बता दें कि इल्तुतमिश ने अपने आपको कह सकते हैं कि भारत की
जो स्थापत्य कला जो इसको आप इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला कह सकते हैं, उस स्थापत्य कला में एक कदम और आगे बढ़ते हुए उसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार जो है वह इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी और ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में नहीं बनाई गई थी। एक बार जैसा कि हर जगह आपको मिल जाता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसका निर्माण हुआ, नहीं, गलत है। एनसीईआरटी से लेकर और तमाम अच्छी किताबें, खासकर जो सतीश चंद्र सर की किताब है उसमें स्पष्ट लिखा कि तुर्कों ने अपने विजय की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया। कुतुब मीनार का निर्माण का उद्देश्य ये था कि लोगों को, जो तुर्क आए हुए हैं, उनको संगठित किया जाए। विजय की स्मृति भी थी, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में जब तुर्क आए तो उन्होंने मुजाहिलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया ताकि अपनी कौम को इकट्ठा किया जा सके। इस बात का ध्यान दीजिएगा। इल्तुतमिश ने आगे चल के नागौर में अतार्कीन का दरवाज़ा बनाया। यही नागौर में जो अतार्कीन का दरवाज़ा बना, बाद में विद्वानों के अनुसार ये अकबर के द्वारा बनाए गए बुलंद दरवाजे का पथ प्रदर्शक बनता है। इसके बाद इसने अपना भी मकबरा बनाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी डेवलप किया। तो ये उसके स्थापत्य की व्यवस्था हम देखते हैं। मदरसे मुअज़्ज़ी और मदरसे नासिरिया, ये दो जो उसने वो क्या नाम है विद्यालय खोले। मदरसे मुअज़्ज़ी उसने मोहम्मद गोरी के उसमें बनाया था और इसका प्रधानाचार्य जो कि है ये हम मिनहाजुल शिराज को देखते हैं। इसकी पुस्तक का नाम तबक़ात नासिरी है। इसके साथ साथ मदरसे नासिरिया का भी उल्लेख हमको मिलता है। आपको बता दें, इल्तुतमिश के संबंध में फ़वाइदुल फ़वाद में निज़ामुद्दीन औलिया ने बहुत अच्छी बात कही कि इसकी जो स्मरण शक्ति थी बहुत तेज़ थी। वो कहता है कि एक बार निज़ामुद्दीन और एक बार इल्तुतमिश अपने दरबार में ऐसे बैठा हुआ था और एक कवि नाज़िरी जो था वह उससे कुछ इनाम प्राप्ति के एवज में उसको कसीदे पढ़ के सुना रहा था, लेकिन इल्तुतमिश उस समय अपने काम में व्यस्त था तो उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ वो तुरंत उसके उस पहली लाइन को दोहराता है और कहता है चलो शुरू करो। तो ये निज़ामुद्दीन औलिया का स्टेटमेंट ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो अपने तेज़ दिमाग और स्मरण शक्ति को कहते हैं कि इस्टेब्लिश करने में अपनी इसी विलक्षण प्रतिभा की वजह से जो की है वो सुल्तान के पद को सुशोभित करता है। तो मैंने इस पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर इल्तुतमिश का बता दिया। कैसे इसको ड्राफ्ट करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर उसके तमाम बातों को 200 शब्द में लिखना है, कोई तीर नहीं मारना है, कोई इतिहास एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, सिर्फ उसके द्वारा किए गए कार्यों को आप बताएंगे। प्रारंभिक उसकी कठिनाइयाँ, प्रारंभिक उसके किन किन कठिनाइयों से वो गुजरा, उसके द्वारा आर्थिक व्यवस्था, उसके द्वारा प्रशासनिक मशीनरी, उसके द्वारा सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, इन सबको आप 1 बाय 1, जैसे मैंने आपको 1 बाय 1 बताया वैसे ही आपको 200 शब्द में इसको लिख के खत्म करना। तो ये इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। नेक्स्ट एपिसोड हम रज़िया बेगम के बारे में बनाएंगे। थैंक यू।